बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। हमने इस तरीके से सिलसिला शुरू किया है कि हम LLB, सिविल जज, मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जजेस की वो वीडियोस और ADPP DDPP वो वीडियोस के जिनका सिलेबस एक जैसा है उनको हम एक ही वीडियो बना के पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर ये आज की जो वीडियो है ये LLB के लिए भी है, ये सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP DDPP उन सब के पेपर के लिए है। अब ये जो एक वीडियो होगी आपने इस तरह करना है कि इसकी प्ले लिस्ट में जाना है। LLB वाले अपनी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उनको जो जो वीडियो होगी वो LLB की मिल जाएगी, तो ये वाली वीडियो LLB में की प्ले लिस्ट में भी होगी। जो सिविल जज वाले ओपन करेंगे तो ये वाली वीडियो सिविल जज वाले में भी होगी, जो एडिशनल सेशन जज वाले होंगे उसमें भी होगी, ADPP DDPP में भी ये होगी। उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जो LLB वाले स्टूडेंट हैं वो जब ये इस तरीके से पढ़ेंगे हम इसकी लेक्चर की लेंथ इतनी रखेंगे कि जो LLB में भी इनफ होगी और बाकी जुडिशल एग्ज़ाम जो है सिविल जज, मजिस्ट्रेट वगैरह उनमें भी इनफ होगी। तो अब जो स्टूडेंट LLB कर आएंगे उनका वो सिलेबस के जो हमने सिविल जज के साथ पढ़ाया होगा उनको उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से ADPP DDPP जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी करने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा होगा उसकी वो तैयारी करेंगे। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, तो एक ही वीडियो ये वाली या आगे आने वाली जिनका सिलेबस एक जैसा है वो सब की प्ले लिस्ट में होगी। इसकी मज़ीद वजाहत में एक अलग वीडियो बना के करूँगा। तो अपना वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं। आज का हमारा CRPC का लेक्चर है। हमने ये देखना है कि इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जो है इंक्वायरी और ट्रायल में क्या फ़र्क है। आज हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। देखें, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को आम बंदा एक ही जैसे मतलब में समझता है, मगर एक वकील के लिए और एक जुडिशल ऑफिसर के लिए इनके मतलब अलग होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक वो शख्स जो कहता है कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अदालत में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है बंदे की, तो ये आम इंसान कहेगा। मगर जुडिशल ऑफिसर या LLB के जो कानून के स्टूडेंट हैं, जो कानून पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। अब ये क्या फ़र्क है आज हम इसको देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। पहले तो ये देखें कि आगाज़ कहाँ से होगा। पहले तो हम इसका सेक्शन देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है अंडर सेक्शन 4 उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी क्लास L, तो 4(1)L जो है ये CRPC की किसकी डेफिनेशन बताती है, इन्वेस्टिगेशन की। और इंक्वायरी की डेफिनेशन CRPC की जो है वो 4(1) और K बताती है। तो 4(1)K क्या बताएगी, इंक्वायरी, और 4(1)L क्या बताएगी, इन्वेस्टिगेशन। याद रखना हमारे पास जो ट्रायल है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन CRPC में नहीं मिलती। CRPC जो है वो खामोश है ट्रायल की डेफिनेशन के लिए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि जो आपने लिखना है। तो जो आपका जुडिशल पेपर होगा, LLB का पेपर होगा, तो आप उसमें पहले तो देंगे इसका रेलिवेंट प्रोविज़न। जब लिखेंगे हेडिंग तो साथ लिखेंगे कि अंडर सेक्शन 4(1)L इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसका जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे अंडर सेक्शन 4(1)K इसके लिए, और इसके लिए लिखेंगे आप ट्रायल के लिए कि जो CRPC है वो इसकी प्रॉपर जो है डेफिनेशन नहीं बताता। अब है कि जो इन्वेस्टिगेशन है आगे लिखेंगे कंडक्टेड बाय, हेडिंग देंगे कंडक्टेड बाय। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है या तो पुलिस या अदर कोई पर्सन जिसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दे। मगर सबसे अहम पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट कंडक्ट नहीं कर सकता।
पहले मैं ये आपको सारा का सारा इसका एक पॉइंट बता दूं, फिर तफसीलन फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा ये है क्या। तो देखें, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कंडक्ट करता है? पुलिस कंडक्ट करती है या कोई अदर पर्सन कंडक्ट करता है, मगर मजिस्ट्रेट इसको कंडक्ट नहीं करता। मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, मगर बल्कि मजिस्ट्रेट जो है वो इनक्वेस्ट करता है। बड़ा अहम नुकता, इनक्वेस्ट मजिस्ट्रेट करता है कि यानी ऐसी जो अननेचुरल जो डेथ्स होती हैं उनके अंदर अगर जो है वो कोई उसके अंदर कोई ना कोई छानबीन करेगा तो उसको इनक्वेस्ट कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो इसमें शर्त क्या है इन्वेस्टिगेशन में कि मजिस्ट्रेट इसको नहीं कर सकता। आगे है, इंक्वायरी को मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस नहीं कर सकती, ठीक है, और कोर्ट करती है। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर कि इंक्वायरी जो है वो कौन करता है? आप कहेंगे ये तो मजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करती है, वो इंक्वायरी करती है। अगला है कि ट्रायल कौन करता है? ये भी मजिस्ट्रेट करता है और कोर्ट करती है ट्रायल भी। इन्वेस्टिगेशन किसने की? पुलिस ने। और ट्रायल और इंक्वायरी किसने की? या तो मजिस्ट्रेट ने की या कोर्ट ने की, मगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये तो पुलिस ने की या एनी अदर पर्सन। आपसे पेपर में पूछ सकता है क्या एनी अदर पर्सन, कोई और शख्स, पुलिस के अलावा कोई और शख्स कर सकता है? आप कहेंगे हाँ, अगर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं या कोर्ट पाबंद कर दे किसी और शख्स को कि आप जाके इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट किसी तौर पे भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इनक्वेस्ट कर सकता। मैंने आपको बताया कि वो अननेचुरल डेथ वगैरह में होती है। अब सवाल उठता है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसका मतलब है टू कलेक्ट दी एविडेंस। बस पुलिस का काम नहीं है किसी भी शख्स को डिक्लेयर कर देना कि मैं इसको लिख कर दे रही हूँ कि ये मेरी तरफ से मुजरिम है या इसको मैंने मुजरिम करार दिया, अब इसको सज़ा दे दी जाए। पुलिस का ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ क्या है? कलेक्ट दी एविडेंस। एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं मैं आगे इसमें देखेंगे। और इंक्वायरी का काम क्या है? यानी आपसे अगर पेपर में पूछे कि देखो ये सारी हेडिंगें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर वो तफसील है, बाकी आपके पास बुक्स के अंदर मवाद है वो आप उसमें देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है इन्वेस्टिगेशन का? टू कलेक्ट द एविडेंस एंड टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। एविडेंस को कलेक्ट किया और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। और इंक्वायरी का मकसद क्या है? टू डिटरमिन द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट। कि इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि ज़रूरी छानबीन जो की जाती है अदालत की तरफ से कि देखा जाए कि मामला सच भी है या झूठ पर मबनी है, वो हकीकत क्या है उस मामले की। तो कोर्ट अपनी तसल्ली के लिए इंक्वायरी करती है, मजिस्ट्रेट साहब भी करते हैं, कोर्ट भी करती है। और ऑब्जेक्ट यानी मकसद क्या है ट्रायल का? ट्रायल का मकसद ये है कि जब पूरा प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट में चल पड़े, शहादतें आए, एविडेंस आए, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, दोनों जो है पार्टीज़ के जो वकला साहबान हैं वो आपस में बहस वगैरह करें, तो अगर तो कोई वाकई ही ऑफेंडर है, मुजरिम है, तो उसको पुनिश किया जाए, इसका ऑब्जेक्ट ये है। और जो मासूम है उसको एक्विटल कर दिया जाए, इनोसेंट उसको इक्वेटल बाइज्जत बरी कर दिया जाए। आगे है एज टू जुडिशल प्रोसीडिंग। आपसे पेपर में पूछेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो पुलिस करती है, क्या वो जुडिशल प्रोसीडिंग है, वो अदालती कार्रवाई है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मगर इंक्वायरी और ट्रायल ये दोनों के दोनों यस मैंने लिखा, तो ये जुडिशल प्रोसीडिंग है, ये अदालती कार्रवाई है। अगला है एज टू प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस। जैसे ही पुलिस किसी शख्स की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हम ये समझकर बैठ जाएंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये शख्स मुजरिम है। नहीं, जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम प्रिजम्पशन उसमें यही आएगी कि ऑफेंस नहीं है, ये जुर्म नहीं है, ये बंदा मुजरिम नहीं है, अभी तो उसकी सिर्फ छानबीन इसके बारे के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है। अगर ये वाकई इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो आगे ट्रायल में चला जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रिजम्पशन ये होती कि वो शख्स मुजरिम नहीं है।
और इंक्वायरी के अंदर भी यही आता है प्रिजम्पशन कि वो शख्स मुजरिम नहीं है। मगर जब ट्रायल शुरू हो जाता है तब वो ऑलवेज फॉर ऑफेंस, वो हमेशा जुर्म के लिए होता है। तो जो ट्रायल है वो ऑलवेज फॉर ऑफेंस, वो जुर्म के लिए होता है। जब अदालत में प्रॉपर ट्रायल शुरू हो जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है आपके जुडिशल पेपर में, आपके एलएलबी में, तो मैं किसी का नाम अब बार बार नहीं लूँगा कि एलएलबी, जुडिशल पेपर, एडीपीपी, डीडीपीपी, आप खुद समझ जाएंगे। जब मैं कहूँगा पेपर में पूछेंगे तो आप समझेंगे तमाम तरह के पेपरों में कि जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो क्या प्रिजम्पशन दी जा सकती है, क्या प्रिज्यूम किया जाता है, क्या सोचा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है, क्या फ़र्ज़ या तसव्वुर किया जाता है। तो आप कहेंगे ये समझा जाए कि ऑलवेज फॉर ऑफेंस कि जुर्म कुछ हुआ है। क्योंकि अगर तो इतने मटेरियल ना होते कि अदालत में ट्रायल शुरू होता तो बंदा पहले ही डिस्चार्ज हो जाता, इंक्वायरी में डिस्चार्ज हो जाता, वो उसमें डिस्चार्ज हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में। मगर जब प्रॉपर ट्रायल शुरू हो जाता है तो पहले से जहन में इतना समझ लेना चाहिए कि वाकई कोई ना कोई ऑफेंस हुआ है। आगे क्या होगा, शवाहिद क्या मिलेंगे, वो बात की बात है। एंड ऑफ प्रोसीडिंग बड़ा अहम, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर नो एविडेंस, सफिशेंट एविडेंस ना मिले तो एंड क्या निकलेगा, डिस्चार्ज। उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। याद रखना एक्विटल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बल्कि एक्विटल किसके अंदर है, ट्रायल में। बाइज्जत बरी किसके अंदर है, ट्रायल में। या कन्विक्शन, सज़ा किस में है, ट्रायल में। देखें, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये निकलता है कि ये बंदा नो सफिशेंट एविडेंस, इसके पास कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है, कोई माकूल, कोई ठोस तरह के शवाहिद नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले, तो उसका एंड क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का कि पुलिस उसको डिस्चार्ज कर देती है। डिस्चार्ज का हरगिज़ मतलब नहीं कि वो बाइज्जत बरी हुआ, नहीं। पुलिस ने कहा मेरे पास एविडेंस नहीं है इसलिए इसको डिस्चार्ज कर दिया। इंक्वायरी में भी ये होता है कि अगर सफिशेंट एविडेंस ना मिले तो डिस्चार्ज होगा। मगर अगर यहाँ पर जो है कि एंड ऑफ प्रोसीडिंग क्या होगा, या तो एदर कन्विक्शन या एक्विटल। एदर कन्विक्शन का मतलब या तो अगर तो उसके खिलाफ सबूत मिल गए और साबित हो गया कि ये मुजरिम है तो कन्विक्शन, यानी उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसको सज़ा सुना दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक्विटल बाइज्जत बरी होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है डिस्चार्ज में और एक्विटल में। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं, मेरी बात याद रखना, मैं अपने अक्सर लेक्चरों में कहता हूं कि मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ या ऐसी बात कहता हूं जिसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट उसको समझ लें, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर उसका मतलब किसी डिक्शनरी में या लॉ बुक्स में ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। मेरा मकसद आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है, ठीक है। उसके लिए बाकी जो है पूरा का पूरा लेक्चर हम बताते हैं आपको, बुक्स हैं। तो यहाँ सिंपल वर्ड में डिस्चार्ज का मतलब ये होता है अगर बंदा पुलिस ने छोड़ दिया तो मुद्दई जो है, जो उसका कंप्लेनेंट है, वो किसी भी टाइम उस बंदे को दोबारा पकड़वा सकता है कि ये सफिशेंट एविडेंस मिल चुके हैं, दोबारा उसको उस केस में घसीट सकता है। मगर अगर हम ट्रायल हो जाएगा बंदे का और वो बाइज्जत बरी हो जाएगा तो अब डबल जियोपर्डी की वजह से, यानी डबल सज़ा की वजह से उसको दोबारा उस मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता, यानी नया मुकदमा उस पर दोबारा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि क्या अपील में बंदा जाएगा, वो अलग चीज़ है। ये वही वाली बात जो मैंने अभी कहा, बार टू सब्सिक्वेंट ट्रायल, क्या दूसरा उसका ट्रायल होगा, उसके ऊपर कोई बार है, कोई उस पर पाबंदी है। बार का मतलब पाबंदी ऑफ सब्सिक्वेंट, बाद में ट्रायल में, यानी क्या अगर इन्वेस्टिगेशन में वो बंदा छूट जाता है तो क्या उसको दोबारा पाबंदी है कि उसका ट्रायल दोबारा ना किया जाए? नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जो मैंने अभी बताया कि उसको दोबारा उसका मुद्दई कंप्लेनेंट घसीट सकता है, कोई पाबंदी उस पर नहीं है। तो यहाँ पे भी घसीट सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर है यस ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपर्डी। डबल जियोपर्डी की वजह से, डबल जियोपर्डी कहते हैं कि अगर एक शख्स का ट्रायल अदालत में प्रॉपर चले और कंपीटेंट कोर्ट कंपीटेंट हो और प्रॉपर तरीके से जो है उसका
फेयर ट्रायल चले तो वो बंदा अगर या तो आज़ाद हो जाए तो उस बंदे को दोबारा उस मुकदमे में नहीं घसीटा जाएगा। हाँ, अपीलों में जाएं, वो तो वही एक अपील क्या है, वो एक नया केस नहीं है, बल्कि अपील पहले ही केस का एक प्रोसीडिंग है, उसका एक हिस्सा है, उसका स्टेप है। तो याद रखना, अपील हमेशा केस का एक स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, उस नया कोई केस अपील नहीं होती। तो यस, ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपर्डी, हाँ उस पर बार आ जाएगा, उस पर पाबंदी आ जाएगी कि उसको डबल सज़ा नहीं दी जाएगी। यहाँ तक अब मैं इसको पहले ये समझा दूँ इनका खुलासा, तो फिर मैं आपको नीचे की तरफ लेके आता हूँ। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, जब एफआईआर दर्ज हो या मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट हो, प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा हो, तब मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। और इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है, जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट की जाए, इस्तगासा किया जाए, तब शुरू होगी। और ट्रायल कब शुरू होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी जब ये ख़त्म हो जाए, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, तब ट्रायल शुरू होता है। अब बिल्कुल जहन को रिलैक्स करें और देखें कि मैंने क्या आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये होता है कि पुलिस के पास कोई एफआईआर आती है तो पुलिस को पावर मिलती है कि वो उस शख्स के लिए कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये होता है कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे, वो ये देखे कि क्या वाकई शवाहिद मिले हैं कि ये बंदे ने जुर्म किया है। पुलिस का काम उसको बाइज्जत बरी करना या उसको सज़ा देना नहीं है, उसका काम है एविडेंस कलेक्ट करना और कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देना, पेश कर देना। और ये कब होगी, जब एफआईआर होगी या मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट यानी इस्तगासा होगा। तो ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। और जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो कभी बंदा ये ना समझे कि मैं मुजरिम बन चुका, ये जुर्म हो गया, नहीं, बल्कि वो तो अभी एक किस्म की छानबीन हो रही है। तो प्रिजम्पशन क्या है कि जुर्म नहीं है, मुजरिम नहीं है वो। एंड ऑफ प्रोसीडिंग इसमें क्या होगा कि अगर कोई शख्स ये देखा गया कि इसके पास सफिशेंट एविडेंस नहीं है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, एक्विटल नहीं किया जाएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बार टू सब्सिक्वेंट ट्रायल, जब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो क्या कोई बार कोई पाबंदी है कि सब्सिक्वेंट बाद में उसका ट्रायल ना लिया जाए? हरगिज़ नहीं, कोई पाबंदी नहीं, उसको दोबारा घसीटा जा सकता है। यहाँ पर वही कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जब कोई इंक्वायरी आए, जब कोई कंप्लेंट आए, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इंक्वायरी में और क्या मामला आता है, वो थोड़ा सा आगे देखते हैं। उस इंक्वायरी का मकसद क्या होता है कि वो ट्रुथ देखे कि वाकई मामला है भी या नहीं, इब्तदाई छानबीन है। और ये कब शुरू होती है, जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई प्राइवेट कंप्लेंट यानी इस्तगासा आता है। क्या ये इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है? हाँ, ये अदालती कार्रवाई है। क्या हम ये प्रिजम्पशन करेंगे, क्या ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि उस शख्स वो मुजरिम बन गया? नहीं, नो। एंड ऑफ प्रोसीडिंग क्या होगा, अगर एविडेंस ना मिले तो डिस्चार्ज हो जाएगा, चलो अभी छोड़ दो, मगर फिर घसीटा जा सकता है। उसके बाद क्या नाम है, सब्सिक्वेंट ट्रायल के ऊपर कोई बार नहीं, दोबारा घसीटा जाएगा। यहाँ पे वही चीज़, ट्रायल क्या होगा, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और इब्तदाई इंक्वायरी हो गई, अब इतना एविडेंस मिल गया कि वो शख्स मुजरिम है, तो मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट जो है वो ट्रायल चलाएगी। अगर तो वो शख्स मुजरिम पाया गया उसको पुनिश की जाएगी, अगर वो शख्स मुजरिम ना पाया गया तो एक्विटल हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। उसके बाद है कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। ये कब शुरू होती है, ट्रायल कब शुरू होगा, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, पुलिस कह देगी मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, ये बंदा मुजरिम पाया गया है, इसके खिलाफ इतना एविडेंस है कि ये वाकई मुजरिम है। और अदालत अगर इब्तदाई इंक्वायरी करना चाहे तो वो कर ले प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर, तब वो ट्रायल चलाएगा। तो क्या इसके अंदर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है? हाँ, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। क्या हम प्रिजम्पशन करेंगे कि वो शख्स मुजरिम है? हाँ, हम ऑलवेज फॉर ऑफेंस, हमेशा ट्रायल जब शुरू होगा तो समझा जाएगा कि नहीं, प्रिज्यूम कर लेंगे कि वाकई जुर्म हुआ है। फिर अगर तो एविडेंस ना मिले तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया था, यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, ना मिला तो एक्विटल हो जाएगा।
अगर मुजरिम पाया गया तो कन्विक्ट सज़ा हो जाएगी। अगर इसमें दोबारा घसीटा जा सकता है, हाँ, कोई बार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, दोबारा घसीटा जाएगा। कोई बार नहीं है, नो का मतलब है नहीं है बार, कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हाँ पाबंदी है, यस, ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपर्डी, कि उसको डबल सज़ा नहीं दी जाएगी। अब क्या होगा? अब ये इन्वेस्टिगेशन का अलग, इंक्वायरी का अलग और ट्रायल का अलग है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे ही, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे ही 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर लॉज होगी, तब पुलिस को 156 सीआरपीसी के तहत, 156 के तहत पुलिस को पावर मिल जाएगी कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। तो प्रोसीड टू स्पॉट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है? मौका वारदात पे पहुंचती है कि देखूं क्या वाकई ही वहाँ पर ऐसा कोई क्राइम सीन हुआ है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो पुलिस क्या करेगी? प्रोसीड टू स्पॉट। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो आगे वाले लेक्चर आएंगे। इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है तो इसलिए हम इतना पढ़ रहे हैं। आगे है असरटेन फैक्ट। वो असरटेन करेगी, वो तख्मियाँ लगाएगी कि हकीकत हुई क्या है। अगर पुलिस ये देखती है कि चारों तरफ खून पड़ा हुआ है, कहीं पर चूड़ियाँ बिखरी हुई हैं, जूता वगैरह कहीं पे जो है वो गिरा हुआ है, तो दुपट्टा वगैरह साइड पे पड़ा है, अब ये क्या पुलिस एजरटेन क्या करेगी, अंदाज़ा क्या लगाएगी कि औरत का कोई मामला हुआ है। लेडीज़ की चूड़ियाँ यहाँ पे बिखरी हुई हैं और यहाँ पे खून बिखरा हुआ है, तो अल्लाह ना करे या तो उसका मर्डर हुआ है या उसके ऊपर रेप कमिट हुआ है, या रेप हुआ है। उसके बाद है सीजर ऑफ थिंग एंड क्राइम स्पॉट। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सीज कर देगी, पूरे के पूरी तमाम चीज़ों को कब्जे में ले लेगी और क्राइम सीन जो है उसको बंद कर देगी कि उस क्राइम सीन के अंदर कोई शख्स, गैर मुतल्लका शख्स अब इंटर ना हो, जब तक कि पुलिस अपने तमाम के तमाम एविडेंस कलेक्ट ना कर ले। फार्मूलेशन ऑफ ओपिनियन, इन तमाम चीज़ों को देख के अपने जहन में एक पुलिस फार्मूला बनाएगी इन्वेस्टिगेशन में कि वाकई यहाँ पे कोई ऐसा मसला हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि चूड़ियाँ बिखरी हुई हैं, इस तरीके से जूता पड़ा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, दुपट्टा पड़ा हुआ है, ये कोई पर्स मिला है, ये लेडीज़ की कोई और चीज़ मिली है, तो ये क्राइम सीन फार्मूलेशन क्या होगा कि औरत के साथ कोई मामला हुआ है। ठीक है, आगे है कि डिस्कवरीज एंड अरेस्ट। अब पुलिस डिस्कवर करेगी, दरियाफ्त करेगी कि हुआ क्या है, यहाँ पे कोई मसला हुआ है। अब उससे रिलेटेड जो जो उसको शवाहिद मिलते रहेंगे, पुलिस अपना पहले ओपिनियन बना चुकी कि औरत का कोई मामला हुआ है। इसी फार्मूले को पुलिस लेके क्या करना शुरू करेगी? अरेस्ट करना शुरू करेगी हर उस शख्स को कि जो सस्पेक्टेड पर्सन होगा, उसको शक की बुनियाद के ऊपर जो है पुलिस क्या करेगी? उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट का मतलब और इन्वेस्टिगेशन का मकसद हरगिज़ नहीं कि वो शख्स मुजरिम है। फिर कह रहा हूँ हरगिज़ नहीं। अक्सर हमारी आवाम ये समझ लेती है बंदा गिरफ़्तार हुआ, उसके ख़ानदान से मिलना छोड़ देते हैं, उस पर ताने कसना शुरू कर देते हैं कि ये तो जुर्म है। नहीं, वो तो अभी पुलिस ने उसको सिर्फ कब्ज़े में लिया है, उसकी बॉडी को सीज़ किया है। उसके बाद फिज़िकल रिमांड। अब पुलिस क्या करेगी? अगर तो उसको 24 घंटे अपने पास रखेगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, एफआईआर हुई, याद रखना पुलिस की पावर है, वो अपने पास 24 घंटे तक बग़ैर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किए अपने पास रखेगी। जब 24 घंटे गुजर जाएंगे और पुलिस को ये लगेगा कि वाकई शख्स के पास इतना मवाद है और मैं अगर इसको कुछ दिन अपने पास और रखूं तो मैं इससे कोई ना कोई जुर्म उगलवा सकती हूं, तो पुलिस फिज़िकल रिमांड 167 सीआरपीसी के तहत उसका फिज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट साहब के पास लेगी। वो 15 दिन का होता, मगर मजिस्ट्रेट साहब उसको 2-2, 3-3 दिन का करके देते हैं। आपको आम लोगों में सुनने में मिलेगा 14 दिन का रिमांड, मगर हम किताब में पढ़ते हैं कि 15 दिन। 15 दिन क्यों? कि 14 दिन का तो जज साहब देते हैं और एक दिन वो जो 24 घंटे पुलिस ने बग़ैर जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश की, वो अपने पास मुजरिम को रखा था, वो एक दिन हो गया तो 15 दिन का होगा। अब उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड। अब उसको उसके दरमियान जो कुछ उनको शवाहिद मिलेंगे, डिस्कवरीज होंगी, बयानात रिकॉर्ड होंगे, वो पुलिस क्या करेगी? अपने पास रखेगी। फिर अगर तो वो शख्स की जिस्मानी रिमांड कंप्लीट हो गया तो जुडिशल रिमांड के ऊपर उसको आगे भेजा जाएगा और आगे फिर पुलिस क्या करेगी कि चालान कोर्ट में सबमिट कर देगी।
यहाँ पे ये तो आ गई इसका इन्वेस्टिगेशन का। अब है इंक्वायरी का। इंक्वायरी सिर्फ इस हद तक नहीं है कि वो सच्चाई वगैरह को देखे, बल्कि इंक्वायरी इसमें भी आती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, कोई बयान वगैरह अगर मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट अगर आपसे पेपर में पूछे कोई बयान वगैरह सरसरी तौर के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लेती है, तो क्या वो एक्सटेंड करता है, इस हद तक वो फैल जाता है कि हम उसको इंक्वायरी कह सकते हैं, इंक्वायरी के ज़िम्मे में जाता है? आप कहेंगे हाँ वो जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अगर कोर्ट अपनी तसल्ली के लिए कोई बयान वगैरह सुनती है, रिकॉर्ड करती है, तो वो भी इंक्वायरी के ज़िम्मे में जा सकता है। उसके अलावा प्रोसीडिंग अंडर 133 जो 133 के तहत जो पब्लिक न्यूजेंस है, कोई ऐसा मामला जिससे आवाम को कोई नुकसान है, उसके मामले के अंदर कोई प्रोसीडिंग करती है कोर्ट, वो ये देखती है कि हाँ यहाँ पर कोई मामला हुआ है या नहीं, क्या मामला है, इब्तदाई जो इंक्वायरी कर रही है, तो वो भी इसमें चला जाता है। और प्रोसीडिंग अंडर 144 CRPC दफ़ा 144 के तहत जो है, उसमें भी अगर ये देखा जाए, उसकी जो अथॉरिटी है वो ये देखे कि क्या इब्तदाई इंक्वायरी करके देखे वाकई ये मामला है, तो उसके अंदर भी वो इंक्वायरी के ज़िम्मे में जा सकता है। और 154 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट साहब अगर देखें कि कोई ज़मीन का मामला है और वो ऐसा है कि उसके अंदर दो पार्टियों के दरमियान खून रेजी हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, उसमें भी इब्तदाई इंक्वायरी कर सकती है, तो वो भी इब्तदाई इंक्वायरी के ज़िम्मे में 154 CRPC भी जा सकता है। ये मैं बड़ी कीमती चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे है प्रोसीडिंग इनटू काज ऑफ डेथ। अगर मजिस्ट्रेट साहब ये देखें कि कोर्ट इस चीज़ को देखे कि डेथ हुई क्यों है, अननेचुरल डेथ क्यों हुई है, तो उसकी इंक्वायरी भी जो है वो फाल कर सकती है, वो भी ज़िम्मे में जा सकती है इंक्वायरी में, अगर उसकी छानबीन भी की जाए। इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 बिफोर इशूइंग प्रोसेस टू अक्यूज, अगर मुजरिम को पुलिस, अगर मुजरिम को मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट जो है वो इशू ऑफ प्रोसेस यानी उसकी तलबी के लिए जो कार्रवाई करती है, वो इशू ऑफ प्रोसेस सम्मन नोटिस वगैरह भेजने से पहले जो इंक्वायरी करती है 202 के तहत, वो भी इंक्वायरी के ज़िम्मे में जाता है, वो भी छानबीन इंक्वायरी के ज़िम्मे में जाता है। और इसमें क्या है कि इंक्वायरी एज टू नो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अक्यूज, अगर किसी मुलजिम के जहन की हालत देखे कि ये पागल है, इसका जहनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं, तो ये सब के सब किस में जाते हैं, इंक्वायरी के ज़िम्मे में जाते हैं। आखिरी है इसमें कि ट्रायल में क्या चीज़ है कि ट्रायल 3 तरह का है, मेजर ट्रायल 3 तरह का है कि बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो ट्रायल करता है वो अंडर सेक्शन 241 से लेकर 250 CRPC तक मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। और समरी ट्रायल, छोटे छोटे जुर्मों का जो ट्रायल होता है वो कौन करता है, वो 260 से 265 CRPC के तहत होता है। और सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस, वो या हाई कोर्ट जो ट्रायल करती है वो 256A से 256N तक, 265A से 265N तक करती है। तो इसको रिपीट करके देखना, ये तीनों क्लासेस के लिए है, LLB के लिए भी, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज के लिए भी, उसके अलावा ADPP DDPP के लिए भी। हम इसको तीनों की प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो तीनों के लिए लेक्चर सफिशेंट होगा। हमारा में दुआ करना, बहुत शुक्रिया। ये लेक्चर जो है ये सीरीज़ वाइज आएंगे, हमारे में दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।